अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक है वो 3 टॉपिक है, हम इस वीडियो में एक साथ पढ़ेंगे। और टॉपिक क्या है? स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन। ये पहला टॉपिक है कि निफ्रॉन का स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, और यूरिन का फॉर्मेशन जो होता है वो किस तरह होता है, या इसका जो दूसरा नाम है निफ्रॉन फंक्शन। यानी हम स्ट्रक्चर के बाद फंक्शन ऑफ निफ्रॉन पढ़ेंगे। तो फंक्शन ऑफ निफ्रॉन क्या है? प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन है। इसके बाद इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, वो एमसीक्यूज हम इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे जो इस टॉपिक से मुख्तलिफ टेस्टों में पूछे जाते हैं। तो वो एमसीक्यूज भी हम वीडियो के साथ साथ एक एक करके तकरीबन 10 ऐसे एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे जो आपको पूरी जिंदगी में बहुत ज्यादा फायदा देगा, और हर टेस्ट में तकरीबन वो पूछे जाते हैं। तो वो भी हम इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन। ये स्ट्रक्चर ऑफ निफ्रॉन है। निफ्रॉन के कितने हिस्से होते हैं? निफ्रॉन, ये हमें निफ्रॉन दिखाई दे रहा है, इसके 2 हिस्से होते हैं। एक ये वाला हिस्सा, और ये इसके बाद जो हिस्सा हमें नजर आ रहा है इसका नाम है रीनल कार्पसल, या इसका दूसरा नाम है माल्पीजियन ट्यूब्यूल। इसके 2 नाम है इस हिस्से का। दूसरा जो इसका हिस्सा है ये है रीनल ट्यूब्यूल। ये वाला हिस्सा, इसको हम रीनल ट्यूब्यूल का नाम देते हैं। तो रीनल कार्पसल में कितने पार्ट्स हैं? रीनल कार्पसल में 2 अहम पार्ट्स हैं। नंबर 1 जो इसका पार्ट्स है वो है ग्लोमेरुलस, दूसरा है बोमेन कैप्सूल। ये कप शेप जो हमें नजर आ रहा है, ये वाला हिस्सा, ये है बोमेन कैप्सूल। और इसके अंदर जो कैपिलरी नेटवर्क हमें नजर आ रहा है, ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज है, इसको हम ग्लोमेरुलस का नाम देते हैं। और ये कैपिलरीज किससे बनते हैं? तो ये कैपिलरीज एपिरेंट आर्ट्रियोल से, ये एपिरेंट आर्ट्रियोल है, ये इसकी बोमेन कैप्सूल में पहुंच जाने के बाद ये कैपिलरीज नेटवर्क में तकसीम हो जाता है, और फिर ये कैपिलरी नेटवर्क्स दोबारा रीयूनाइट हो जाते हैं और एपिरेंट आर्ट्रियोल बनाते हैं। एपिरेंट आर्ट्रियोल फिर मजीद जो है पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज में तकसीम हो जाता है, और पेरिट्यूब्यूलर कैपिलरीज का हम बाद में फंक्शन पढ़ेंगे। इसका बहुत अहम फंक्शन है, हम इसके बाद पढ़ेंगे। तो ये यहाँ तक था हमारा निफ्रॉन का पहला हिस्सा। इसमें 3 चीजें हैं, एपिरेंट आर्ट्रियोल, और इससे जो ग्लोमेरुलस बनता है 2 हिस्से, और बोमेन कैप्सूल। अब हम इसके साथ साथ प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। यहाँ इस हिस्से का जो फंक्शन है, इसमें यूरिन प्रोसेस का जो है एक फंक्शन जो है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, या इसको हम प्रेशर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं। तो ये प्रोसेस जो है, ये वाला स्टेप यूरिन फॉर्मेशन का, ये यहाँ मुकम्मल होता है, इधर मुकम्मल होता है। कहाँ मुकम्मल होता है? रीनल कार्पसल में मुकम्मल होता है। किस तरह मुकम्मल होता है? सबसे पहले तो हम ये बताने जा रहे हैं कि दिन में, पूरे दिन में तकरीबन 180 लीटर जो है, आपको पता है कि किडनी पर डे कितनी लीटर ब्लड जो है इसको फिल्टर करता है। तकरीबन 180 लीटर ब्लड जो है वो फिल्टर होती है किडनी में पर डे। और ये कहाँ फिल्टर होती है? ये किडनी में फिल्टर होती है, और किडनी के जो है ग्लोमेरुलस हिस्से में फिल्ट्रेशन होता है। ये प्रेशर फिल्ट्रेशन किस तरह होता है? प्रेशर फिल्ट्रेशन इस तरह होता है कि रीनल एपिरेंट आर्ट्रियोल की मदद से इधर खून आता है, और वो ब्लड जो है इधर आकर ये आर्ट्रियोल छोटी कैपिलरीज में तकसीम हो जाता है, जिसको हम ग्लोमेरुलस कहते हैं। और यहाँ इसका प्रेशर बढ़ जाता है। प्रेशर किस तरह बढ़ जाता है?
तो इधर देखिए एपिरेंट आर्ट्रियोल का साइज जो है वो डायमीटर में ज्यादा होता है और एपिरेंट आर्ट्रियोल डायमीटर में छोटा होता है। तो इस छोटी डायमीटर की वजह से इधर प्रेशर बनना शुरू हो जाता है। अक्सर एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं कि इधर ये ग्लोमेरुलस में जो प्रेशर बनता है वो किस तरह बनता है। तो इसका जवाब ये है कि एपिरेंट आर्ट्रियोल का डायमीटर ज्यादा होता है, एपिरेंट का कम होने की वजह से पीछे जो है ग्लोमेरुलस में फिल्ट्रेशन हो जाती है और वो फिल्ट्रेशन होता है प्रेशर फिल्ट्रेशन। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि इधर जो फिल्ट्रेशन होती है तो ब्लड में सारे सब कुछ जो है वो फिल्टर नहीं होते, स्पेसिफिक चीजों का फिल्ट्रेशन होता है, इसलिए हम इसको अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का नाम देता है। वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन में क्या क्या है और जो कुछ इधर फिल्टर हो जाते हैं इसको हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देते हैं। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का नाम देता है। इसमें क्या क्या चीजें आती है? तो नंबर 1 अमीनो एसिड, एक अमीनो एसिड इधर फिल्टर होता है। दूसरा जो है वाटर, तीसरा जो है कैल्शियम, सोडियम, यूरिया एंड यूरिक एसिड, और साथ साथ जो है ग्लूकोज। ग्लूकोज का भी ये हमारे पास है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ये चीजें जो है ये प्रेशर फिल्ट्रेशन की बदौलत इधर फिल्टर हो जाती है और ये फिल्ट्रेट में होती है और ये फिर कहाँ आती है? ये दूसरा जो पार्ट है रीनल ट्यूब्यूल तक आ पहुंचते हैं। तो हम इसके बाद जो दूसरा प्रोसेस है यूरिन फॉर्मेशन का और निप्रान का स्ट्रक्चर का दूसरा हिस्सा जो है रीनल ट्यूब्यूल होता है। निप्रान का दूसरा स्ट्रक्चर है ये वाला हिस्सा, इसको हम दूसरा हिस्सा रीनल ट्यूब्यूल में क्या आता है? प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हेनले, और बाद में जो है इसका नाम है डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और ये आखिर में जो आता है इसको हम कलेक्टिंग डक्ट का नाम देते हैं। तो इधर जो दूसरा प्रोसेस ऑफ स्टेप ऑफ प्रोसेस ऑफ यूरिन फॉर्मेशन का जो होता है वो क्या है? वो हम इधर लिखते हैं, वो होता है रीअब्जॉर्प्शन। ये रीअब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है? इधर आप देख सकते हैं कि ग्लूकोज जो हमारे बदन के लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखता है, ये और इसके साथ पानी, सोडियम, कैल्शियम ये भी, और अमीनो एसिड जो है ये भी फिल्टर हुआ है। यूरिया और यूरिक एसिड वगैरह ये तो वेस्ट प्रोडक्ट है, लेकिन इसके साथ जो है वो अहमियत रखने वाले चीजें भी फिल्टर हुए हैं जिसका दोबारा रीअब्जॉर्प्शन जरूरी होता है। तो रीअब्जॉर्प्शन जो है वो इधर रीनल ट्यूब्यूल में मुकम्मल होता है। तो वो कौन कौन चीजें रीअब्जॉर्ब होता है? तो सबसे पहले जो चीज रीअब्जॉर्ब होता है उसका नाम है ग्लूकोज। एक एमसीक्यूज में पूछा गया है कि ग्लूकोज का 100% एब्जॉर्प्शन कहाँ मुकम्मल होती है? तो ये एक एमसीक्यूज है कि ग्लूकोज का 100% एब्जॉर्प्शन जो है वो प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में जो है 100% जो है ग्लूकोज का रीअब्जॉर्प्शन मुकम्मल हो जाता है। यानी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में पूरा का पूरा जो ग्लूकोज इधर फिल्टर हुआ है वो इधर वापस जज़ब हो जाता है। और इसका जो प्रोसेस है इधर जो रीअब्जॉर्प्शन है वो क्या है? वो दो किस्म का होता है। एक होता है एक्टिव रीअब्जॉर्प्शन और दूसरा होता है पैसिव। पैसिव रीअब्जॉर्प्शन के जरिए जो होता है वो वाटर है। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन पैसिव होता है और इसके अलावा जितने भी है रीअब्जॉर्प्शन, मिसाल के तौर पर ग्लूकोज है, सोडियम है, अमीनो एसिड है, इसका रीअब्जॉर्प्शन जो होता है वो किस तरह होता है? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए होता है। तो वो क्या चीज है? एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी की जरूरत होती है और इधर जो होता है
ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है, प्रोटीन है और उसको हम ट्रांसपोर्टर का नाम देते हैं। वो ऐसे प्रोटीन है जो इसका रिएब्जॉर्प्शन जो है इसको हमें यकीनी बना ले। इसका रिएब्जॉर्प्शन किस तरह होता है, तो इस तीन चीजों का रिएब्जॉर्प्शन जो है वो हमारे पास इधर जो है प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में ट्रांसपोर्ट मौजूद होते हैं, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की शक्ल में मौजूद होते हैं और ये जो है इसमें ये मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है और ये क्या करता है, ये जो है इनको इसकी एब्जॉर्प्शन को यकीनी बनाता है। लेकिन इससे पहले मैं ये बात बताना जरूरी समझता हूं कि प्रोटीन इधर क्यों फिल्टर नहीं होता या ब्लड सेल क्यों फिल्टर नहीं होता, तो इसकी दो वजूहात है। इन कैपिलरीज में जो छोटे छोटे सुराख होते हैं वो निहायत छोटे छोटे होते हैं और जो ब्लड सेल होते हैं वो बड़े होते हैं साइज में, तो इस वजह से। और प्रोटीन के लिए दो वजह है। नंबर एक, वो तो लार्ज मॉलिक्यूल है, ये सुराखों में नहीं गुजर सकता। और दूसरी जो सबसे अहम वजह है, अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं, तो तीसरा एमसीक्यूज है हमारा, इधर जो कैपिलरीज में जो प्रोटीन मौजूद होता है उस पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और इसके जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वोमेन कैप्सूल का, उस पर भी नेगेटिव चार्ज होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करता है। इस वजह से वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन वगैरह जो है ब्लड में मौजूद होता है वो फिल्टर नहीं होते। तो ये था तीसरा एमसीक्यूज, इसको याद रखिएगा कि प्रोटीन क्यों इधर फिल्टर नहीं होता, तो इसका वजह है कि प्रोटीन पर भी नेगेटिव चार्ज होता है और इसके बेसमेंट मेम्ब्रेन पर नेगेटिव चार्ज होता है, जिसकी वजह से ये फिल्टर नहीं होता। अब हम आते हैं ग्लूकोज किस तरह फिल्टर होता है, सोडियम किस तरह, अमीनो एसिड किस तरह दोबारा रिएब्जॉर्ब होता है। इधर एक ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है जिसका नाम है सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर। सोडियम ग्लूकोज को ट्रांसपोर्टर की वजह से इधर जो है ग्लूकोज और सोडियम एक साथ रिएब्जॉर्ब होते हैं, यानी सोडियम के साथ क्या जाएगा, रिएब्जॉर्ब होगा ग्लूकोज। इस तरह सोडियम के साथ जो है हमें अमीनो एसिड भी एक साथ रिएब्जॉर्ब होगा और उसके लिए जो ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है उसका नाम है सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर, यानी मैं को ट्रांसपोर्टर को सीटिक से जाहिर करूंगा। सोडियम के साथ दूसरा जो चीज एब्जॉर्ब होगा उसका नाम है अमीनो एसिड, तो उसका को ट्रांसपोर्टर है सोडियम अमीनो एसिड को ट्रांसपोर्टर। इस तरह सोडियम के साथ एक और चीज जो है रिएब्जॉर्ब होगा उसका नाम है इनऑर्गेनिक फास्फेट, तो इसके लिए जो को ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है सोडियम इनऑर्गेनिक फास्फेट को ट्रांसपोर्टर। तो ये तीनों जो है इधर रिएब्जॉर्ब होते हैं। और इसमें जो एक और चीज है ये जरूरी है और ये अक्सर पेपर में पूछे जाते हैं कि सोडियम के साथ इधर एक और ट्रांसपोर्टर मौजूद होता है जिसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर। यानी ये इसका जो अमल है ये उल्टा है, यानी इधर एक्सचेंजर होता है, यानी प्रोटीन जो इधर ट्रांसपोर्टर होता है वो एक्सचेंज करता है। क्या एक्सचेंज करता है, यानी इधर प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से सोडियम जज़ब होता है। कहाँ जज़ब होता है, मैंने पहले बताया कि इधर पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज मौजूद होता है इसके इर्द गिर्द। तो ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज में जो ब्लड होती है तो उधर तो यहाँ सोडियम जज़ब होता है कहाँ से, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल से जब जज़ब होता है कैपिलरीज में, और इसके बदले में कैपिलरी से एक हाइड्रोजन आयन यहाँ प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में जज़ब हो जाता है। तो इस वजह से इसका नाम है सोडियम हाइड्रोजन आयन एक्सचेंजर एंटीपोर्ट ट्रांसपोर्टर, और ये यहाँ मौजूद होता है और सोडियम हाइड्रोजन आयन का इंजज़ाब को यकीनी बनाता है। और ये प्रोसेस जो है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटिव ट्यूब्यूल में मुकम्मल होता है। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तीसरी जो स्टेप है यूरिन फॉर्मेशन का वो है हमारे पास सिक्रीशन,
जिसको हम नॉन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहते हैं, सिक्रीशन। या ये सिक्रीशन जो है इसको नॉन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट इसलिए कहते हैं कि ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज से यहाँ डायरेक्टली एब्जॉर्ब होता है। तो फिल्ट्रेशन का नाम भी देते हैं। अक्सर ये एमसीक्यूज भी सबसे अहम है। सिक्रीशन, नॉन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी इसके बारे में बहुत से एमसीक्यूज आते रहते हैं कि ये क्या है नॉन ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये क्यों ग्लोमेरुलर नहीं है। ये तो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज जो है इससे बहुत से ऐसी चीजें होते हैं जो इधर फिल्टर नहीं होते और वो ब्लड से क्या डायरेक्ट रिएब्जॉर्ब होता है, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से डायरेक्ट रिएब्जॉर्ब होता है प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में और डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में डायरेक्ट एब्जॉर्ब होते हैं। वो क्या क्या है इसमें आता है, नंबर 1 सिक्रीशन में हाइड्रोजन आयन है, ड्रग्स है वगैरह। हाइड्रोजन आयन, ड्रग्स एंड क्रिएटिनिन जो है ये भी रीएब्जॉर्ब होता है पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से और इसकी रीएब्जॉर्प्शन को हम कहते हैं सिक्रीशन। तो ये हुआ हमारे पास सिक्रीशन। अब इधर हम अक्सर ये एमसीक्यू ज्यादा पूछे जाते हैं कि वाटर जो है 85% जो वाटर होता है वो किधर एब्जॉर्ब होता है, वो लूप ऑफ हेनले में। ये लूप ऑफ हेनले में दो हिस्से होते हैं, इसको हम डिसेंडिंग और एक होता है एसेंडिंग लिम्फ। ये डिसेंडिंग लिम्फ है और ये एसेंडिंग। तो 85% वाटर जो है वो लूप ऑफ हेनले में एब्जॉर्ब होता है और बाकी 15% जो वाटर हो 15% जो वाटर के एब्जॉर्प्शन होता है वो कलेक्टिंग डक्ट में होता है और वो कौन करता है एडीएच में। अक्सर आता है कि एडीएच जो है एंटी डाययूरेटिक हार्मोन या इसे हम वेसोप्रेसिन भी कहते हैं। ये जो है अगर हमारे बॉडी में पानी की कमी हो तो ये एडीएच सीक्रेट होता है और पानी के इंतजाम को जो है वो यकीनी बनाता है, लेकिन सिर्फ 15% जो वाटर होता है वो इफेक्टेड होता है एडीएच के अंदर और 85% जो वाटर इधर एब्जॉर्ब होता है इस पर इसका कोई असर नहीं पड़ता। तो ये 85% वाटर इधर एब्जॉर्ब होता है। और दूसरे एमसीक्यूज इधर आप पूछे जाते हैं, लूप ऑफ हेनले में ये सिर्फ और सिर्फ परमिएबल होता है। परमिएबल होता है किस चीज के लिए? ये वाटर के लिए परमिएबल होता है और इम्परमिएबल होता है ये सोडियम के लिए। इसका अपोजिट जो है वो इधर है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में है। ये पानी के लिए इम्परमिएबल होता है और सोडियम के लिए परमिएबल होता है। ये दो एमसीक्यूज भी अक्सर पूछे जाते हैं और इसके अलावा बहुत से एमसीक्यूज है कि ये लूप ऑफ हेनले कौन किस किस्म की जानदारों में लंबा होता है। तो ये लूप ऑफ हेनले जो है ये डिजर्टिक एनिमल में, डिजर्ट वाले जितने भी एनिमल होता है उसमें लूप ऑफ हेनले इंतहाई लंबा होता है। इसका वजह क्या है कि वहां पानी की कमी होने की वजह से उसको ज्यादा से ज्यादा पानी जो है इंतजाम की जरूरत होती है, जज़ब करने की जरूरत होती है। तो और इसका जो नाम है लंग लूप वाले नेफ्रॉन का नाम है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। ये भी एक एमसीक्यू ज्यादा पूछे गए हैं कि लंग लूप वाले लूप ऑफ हेनले जो है किन जानदारों में मौजूद होता है। तो ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इंपोर्टेंट एमसीक्यूज भी डिस्कस हुआ, प्रोसेस ऑफ यूरिन भी डिस्कस हुआ और स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन भी डिस्कस हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग।